बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है आना अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन। कराची में PSL के मैचेस जारी हैं। आज भी दो मैचेस, एक मैच हो चुका है रावलपिंडीज एंड हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। इस मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीता और हर टीम की तरह उन्होंने भी फील्डिंग का फैसला किया। पिंडीज ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 122 रन का ही हदफ दिया। रिजवान 11 का कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी नहीं बना सका। हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की और इसके साथ वो नुमाया रहे। जवाब में जब हैदराबाद किंग्समैन की बारी आई तो रावलपिंडीज को 5 विकेटों से उन्होंने शिकस्त देकर फतह जो है वो अपने नाम कर ली। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लेडिएटर्स का कल जो मुकाबला हुआ, जबरदस्त वंस अगेन परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट करती हुई नजर आई कल के मैच में एंड ओवरऑल PSL में भी डोमिनेट करती हुई हमें नजर आ रही है। 8 विकेटों से बाआसानी बड़ा इजी पीजी क्वेटा को शिकस्त दे दी है और कराची में खेले गए इस मैच में ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो बाद में बिल्कुल सही उनके लिए साबित हुआ। क्वेटा की टीम 20 ओवर्स में 154 रन बनाकर आउट हो गई। फिर बाबर आजम की तरफ से क्या जबरदस्त कल इनिंग्स खेली गई है, क्या शानदार उन्होंने बैटिंग की है। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का जो हदफ है इसी हवाले से वो आसानी से चेज भी कर लिया। तो बाबर आजम की ओवरऑल इनिंग्स पर, पेशावर की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे। कुशल मैंडिस जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहे, उन पर भी बात करेंगे। एंड देन आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच एक और भी खेला जाना है कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। गेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस एंड हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। एंड कल की प्रेडिक्शंस पे मैं आऊंगी जब कल वाले मैच पे मैं बात करूंगी और उसमें आप लोगों से पूछूंगी कि आप सब ने एक ही जो है वो टीम चुनी थी और वो टीम हार गई। चलिए उस पे तो बाद में आते हैं। अच्छा, आज वाले मैच पर पिंडीज वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, पिंडी का सफर अब लग रहा है यासर भाई तमाम हो चुका है। जी अनफॉर्चुनेटली कोई भी मैच नहीं जीत सकी। बिल्कुल, अभी 2 मैचेस रह गए इनके और अगर दोनों जीत भी जाते तो 4 पॉइंट्स होंगे और अभी 6 पॉइंट पे आ गई हैदराबाद और वो चौथे नंबर पे आ गई है। तो बिल्कुल यू आर राइट, टेक्निकली दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन 2 मैचेस रह गए, उनको शायद कुछ थोड़ा सा अपनी प्राइड के लिए खेलें। अब हार्ड होगा पिंडी के लिए क्योंकि ऑब्वियसली एक टीम जो कि इतना प्रॉमिस शो करके आए तो ऑब्वियसली उनको एक सेट बैक तो मिला है, लेकिन काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं इनके लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। हाउ टू मूव फॉरवर्ड, किस तरह आगे बढ़ना है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्या चीज़ें आपने बेहतर करनी है, किस कम्बिनेशन को खिलाना है, ये सारी स्मार्ट मूव्स हैं, दे हैव टू लर्न। और आई एम श्योर कि इस जो ये इतना बड़ा सेटबैक है ये इनके लिए इनके लिए एक सबक भी होगा, सीखने का मकाम है। देखें, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, लाहौर कलंदर, उनके साथ 4-5 साल यही सिलसिला जारी रहा जब हमने देखा, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, अपनी जान मारते रहे अपनी उस टीम के साथ कंसिस्टेंट रहे। लेकिन अब देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आती हैं। वैसे अवैस जो है चेंजिंग्स की शायद ज़रूरत भी पड़े अगले सीजन में, आप पड़ेगी बिल्कुल, लेकिन बहुत अदर वे राउंड भी हो सकता है। देखें, ज़रूरी नहीं है चेंजिंग्स हो, एक क्वेश्चन के साथ भी अगले सीजन्स में आएंगे। बिल्कुल, देखें ये तो अब ये माइंडसेट की बात है ना कि ऑनर अगर वो क्विक रिजल्ट्स मांगेगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो चेंज करेगा। अगर वो लंबी रेस के घोड़ों की तरह वो उस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल से, बट स्टिल दे नो कि कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की हैं, कहाँ पे पावर प्ले यूटिलाइज नहीं हुआ, किस तरह बॉलर्स जो थे उनके डिलीवर नहीं कर सके, मिडिल ऑर्डर भी उनका थोड़ा वीक था, तो रिजल्ट जो है उनके बिल्कुल रिजल्ट्स ऐसे ही सामने आते हैं। बड़ा ही लो स्कोरिंग जो मैच आज हमें देखने में मिला, वन ऑफ द लो स्कोरिंग मैचेस, 123 ही रन्स बने। मैं चाहूंगी ओवैस की तरफ जाने से पहले मैं पॉइंट्स टेबल जरा हम उस पर नजर डाल लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी टॉप करती हुई हमें नजर आ रही है। 7 मैचेस हो चुके हैं जिनमें से 6 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हो नहीं सका था। 13 पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के। मुल्तान सुल्तान्स के 8 पॉइंट्स हैं एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर हमें
नजर आती है 7 पॉइंट्स के साथ। हैदराबाद किंग्समैन अब तरक्की करके हमें ऊपर आती हुई चौथे नंबर पर हैदराबाद किंग्समैन आ गई है और 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं इनिशियली अपने मैचेस हारने के बाद। एंड देन 5वें नंबर पर कराची किंग्स है 6 पॉइंट्स के साथ ही। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब थोड़ा सा नीचे चली गई है, 6ठे नंबर पर है, 4 पॉइंट्स है। लाहौर कलंदर्स 7वें नंबर पर है, ट्रबल में नजर आ रही हैं ये सारी टीम्स। लाहौर कलंदर्स के भी 4 पॉइंट्स हैं, अंदर रावलपिंडी कोई पॉइंट नहीं है और वो 8वें नंबर पर बॉटम की टीम है। ओवैस, कैसे देख रहे हैं इस पॉइंट्स टेबल को? थोड़ा सी शफलिंग हमें नजर आई हैदराबाद किंग्समैन की, वो परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कम बैक करें इस सीजन में, कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। बैक टू बैक कामयाबियां समेट रही है हैदराबाद। अब देखें 6 पॉइंट्स इस वक्त की 6 पॉइंट्स की बात करूं, 6ठे नंबर पर मौजूद है रावलपिंडी और आज इनका सफर भी अख्ताम खत्म हो चुका है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप रावलपिंडी में मैच नहीं खेले, वरना आपको लग पता जाता जो अवाम आप लोगों के साथ करती है, सूरत हाल आप लोगों ने। अगर आप ओवरऑल इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर वही बात होती है, नॉट अगेंस्ट एनीवन। तकलीफ इस चीज़ की होती है कि एक ऐसा शहर लाहौर के बाद जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि यार अपना क्राउड बड़ा एनर्जेटिक है, क्राउड चाहता है कि हमारी टीम हो, हमारे सामने खेले। मैंने इसलिए कहा कि शुक्र करना चाहिए यहाँ पर आप नहीं खेले, कि जो आपकी सूरत हाल थी टूर्नामेंट के अंदर, इतना बड़ा आपका डग आउट है। सबसे पहले तो सवाल उठना चाहिए, आई नो इट्स अ फ्रेंचाइज एक बिजनेस एंटिटी होता है, आप इतना ज़्यादा उस पर नहीं करते हो, आपके डग आउट पर उठना चाहिए कि आखिर जो डग आउट के अंदर इतने बड़े नाम बिठाए हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, आप स्क्वाड क्या लेके चलते हो। इतना पैनिक है आपके अंदर कि आज भी आपने पूरी की पूरी इस टूर्नामेंट के अंदर 6 मैचेस को अगर मैं ब्रेकडाउन निकालूं, पहले 2 को छोड़ के, आपने कम से कम 4 मैचेस के अंदर आपने बैटिंग अपनी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट की है। फॉर एग्जांपल यासिर खान को आज आप तीसरे पे ले गए जी, 1 डाउन। डेरिल मिचेल की बात करें, आई नो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका एक क्योंकि डेरिल मिचेल है अच्छा बैट्समैन है, पूरी दुनिया के अंदर जाके क्रिकेट खेलता है, बैट पैच चल रहा होता है एक प्लेयर का, आप इनको बिठा के आपके पास बाहर डगआउट के अंदर कोई प्लेयर है जिसको आप रिप्लेस कर सकते थे इनको। किसके साथ करना चाहिए था? मैं डेरिल मिचेल की बात करूं, देखें आपके पास किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए था? डेरिल मिचेल की अगर बात करें तो इस वक्त आपके पास डगआउट के अंदर फॉरेन प्लेयर्स के अंदर फोस्टर बैठे हुए थे, आप उनके साथ इनको कर सकते। उसके बाद अगर आप आ जाए अब्दुल्ला फाजिल पे आप आ जाए, मुझे सबसे ज्यादा शिकायत अब्दुल्ला फाजिल वाले मामले पे थी। एक प्लेयर आपके पास एक स्टैट पड़ा हुआ है कि उसने पूरी जिंदगी डोमेस्टिक के अंदर ओपन किया है या वो टॉप पोजीशंस पे खेलता है, आपके पास इतना अच्छा प्लेयर मौजूद है, आप यंगस्टर को जाया कर रहे हो। सीखना है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से सीख लें कि इस यंगस्टर को किस तरीके से चांस दिया जाता है, कैसे यूटिलाइज करना है। आप उनकी जगह पे हदड़मी नहीं जी, मैं ही ओपन करूंगा, मोहम्मद रिजवान साहब मैं ही लेके चलूंगा ओपन, मैंने किसी को आने नहीं देना, क्योंकि साफ पता लगता है ना कि आपने किसी को आने ही नहीं देना उस पोजीशन पे, वो फिर टीम्स कॉस्ट करती हैं इस चीज के बारे में। इस पे आप नीचे सैम बिलिंग्स पे आ जाएं। सैम बिलिंग्स इससे पहले लाहौर कलंदर खेलता रहा, लाहौर कलंदर में उसने ओपन भी किया, 1 डाउन भी खेला, मिडिल ऑर्डर में भी खेला। लाहौर कलंदर की टीम T10 खेलती है, उसके अंदर वो ओपन भी करता रहा है, वो एक फ्लैप बॉइंट किस्म का क्रिकेटर है। आपने उसको इतना फ्लक्चुएट किया हुआ है कि उसकी बैटिंग पोजीशन इसको समझ में नहीं आ रही कि हमने कहां पर खेलना है। बहुत सारी गलतियां हैं पिंडीज की तरफ से की गई हैं, देन रिजल्ट्स पे बहुत सारी गलतियां ही हैं, कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे, ना कप्तान से कुछ हो रहा है ना किसी और से कुछ हो रहा है। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपको क्या सबसे बड़ा ब्लंडर पिंडी की तरफ से लगता है कि एक भी मैच आप जीत नहीं सके, किसी भी टीम से आप नहीं जीत सके? ठीक है, अभी 2 मैचेस रहते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन बिल्कुल ही बॉटम में, एंड देन जाहिर है अब ये टीम बाहर है। और भी ब्लंडर सुने, सारे ब्लंडर तो बता दिए उसने। नहीं, मैं उस्मान का एनालिसिस, एक तो मायूसी है मुझे खुद भी, और एक तो मायूसी है, दूसरा एक वो कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि बड़ी दुकान फीका पकवान, तो मेरा ख्याल है रावलपिंडीज के ऊपर ये सेट होती है मिसाल, क्योंकि जिस तरह के बड़े बड़े नाम उनकी टीम के अंदर हैं और वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाए हैं। मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, कैप्टनसी उनकी अच्छी नहीं रही, फिर बैटिंग भी उनकी अच्छी नहीं रही है। फिर इसी तरह अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएं, डेरिल मिचेल हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर इतने फर्स्ट क्लास बॉलर रहे हैं अपने टाइम के, एक उन्होंने पीक देखा है, लेकिन वो इस टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप दीगर बॉलर्स की उनकी बात कर लें तो उसकी भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। फिर फील्डिंग के अंदर इतने ज़्यादा लैप्सेस हुए हैं, फिर कई मैचेस ऐसे हैं जिसमें बॉलिंग नहीं चली, कई मैचेस ऐसे हैं मुसलसल 2 मैचेस हो गए जिसमें बैटिंग भी अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मसाइलिस्तान है पिंडीज़ की टीम
टीम इस वक्त तो, और इस टूर्नामेंट के अंदर अब फेस सेविंग के लिए ही उनको कुछ मैचेस अपने जीतने पड़ेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट से तो वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। और कुछ बैटिंग ऑर्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है रावलपिंडीज़ की ख़ास तौर पर, क्योंकि जैसे अवैस भी कह रहे थे कि अब्दुल्ला फजल को ओपन कराना चाहिए, फिर मोहम्मद रिजवान की पोजीशन का भी थोड़ा इशू है, क्योंकि उनकी उस तरह से फॉर्म नहीं लगी हुई। जब ऐसे प्लेयर की फॉर्म ना लगी हो तो फिर थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, किसी दूसरे खिलाड़ी को ऊपर लेके आए। सैम बिलिंग्स भी ऊपर ओपन अच्छा खेल सकते हैं। डैरिल मिचेल की पोजीशन कुछ हद तक मैं समझता हूँ ठीक है कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर ही खेलते हैं, तीसरी या चौथी पोजीशन के ऊपर, तो वो जिस नंबर पर आ रहे हैं बेहतर है, लेकिन एक टून सेट नहीं हो पा रही है। अटैकिंग क्रिकेट मोहम्मद रिजवान की जो टीम है वो मिस कर रही है। और हालांकि कार्टी वॉश हैं उनके बॉलिंग कोच, फिर अगर आप हेड कोच की बात करें तो जस्टिन कैंप हैं, तो अब्दुल रहमान उनके असिस्टेंट कोच भी हैं वहाँ पर, तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वही बात है कि उस तरह से डिलीवर नहीं किया। और शायद एक बात ये भी है कि जब भी एक नई टीम आती है एक फ्रेंचाइज के टूर्नामेंट के अंदर तो मुश्किलात पैदा होती हैं, कम्बिनेशन उस तरह से नहीं बन पाते। अगर आप हैदराबाद की भी बात कर लें तो हैदराबाद ने अभी पिछले जब आगाज़ किया था तो 3 से 4 मैचेस वो भी हारे थे, लेकिन अब 2 मैचेस उन्होंने लगातार जीत लिए हैं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस मिलता है, और हो सकता है कि अगले आने वाले सीजन्स के अंदर जो रावलपिंडी के जो फैंस हैं वो अपनी टीम से ज़्यादा खुश हों और उनका कम्बिनेशन कुछ बेहतर हो जाए। अच्छे लोकल खिलाड़ी जो कोर खिलाड़ी हैं लोकल वो अच्छे पिक हो जाए अगर रावलपिंडीज़ की टीम के अंदर अगले सीजन के अंदर, तो हो सकता है यही टीम आपको टाइटल जीतती हुई दिखाई दे। बिल्कुल सही है, यही टीम हो सकता है टाइटल जीतती हुई नजर आए। और जिस तरह लाहौर ने बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं, यू नेवर नो कौन सी टीम आगे आकर इस तरह की परफॉर्मेंस देती है। 12 लाहौर तो अभी कुछ करने में नहीं आ रही है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कल वाले मैच पर भी। मैं चाहूंगी पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो इंटरेस्टिंग मैच कल हुआ है। पेशावर ज़ल्मी अगेन हमें टॉप करती हुई नजर आई, एंड देन बाबर आजम की जो इनिंग्स थी कल, क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने उन सब लोगों को चुप करा दिया है। ठीक है, कुछ अरसे एक डिप आया था उनकी परफॉर्मेंस में, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबर आजम हमें वापस उस तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं जो उनका पोटेंशियल है। बाबर आजम की इनिंग्स एंड ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी पर हम बात करेंगे, पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बाबर आजम की आपको कुछ इनिंग्स को झलकियां दिखाई, जो उनकी शॉट थी, जो चौके उन्होंने लगाए। एक और इमर्जिंग टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मकसद है वो है नए टैलेंट को सामने लेकर आना। बासित अली कल हमें नजर आए, मोहम्मद बासित अली पेशावर की तरफ से खेलते हुए, और उन्होंने कल 3 विकेट्स हासिल की, अपने 4 ओवर्स में 36 रन दिए। ना सिर्फ बासित अली बल्कि सुफियान मुकीम जो कि थ्रू आउट टॉप विकेट टेकर भी हैं इस टूर्नामेंट के, उनकी तरफ से भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया गया। तो ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि एक कंप्लीट पैकेज बनती जा रही है। वो उनका बॉलिंग का शोबा देख लें, बैटिंग देख लें। 2 खिलाड़ी कल बांग्लादेश के चले गए, बाद में हम कल बात भी यहाँ पर हो रही थी, आपकी प्रेडिक्शन भी थी और बाकियों की भी, कि शायद कोयटा को इस चीज़ का एज होगा और पेशावर को डेंट पड़ेगा, बट नहीं, बड़े ईजिली मैच ले गए। नहीं, बिल्कुल देखें, उन्होंने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई और फिर जो टारगेट उनको मिला वो बिल्कुल टेलर मेड था बाबर के लिए। अगर इसमें 170 भी होता तो जिस तरह बाबर ने इनिंग खेली तो मेरे ख्याल से चेज हो जाता। बात आपने जो की, बासित ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसके अलावा सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, नाहिद राना ने ना एक टीम का एक माहौल बना लिया। जब आप टीम का रिदम बन जाता है ना, फिर कोई भी बॉलर आता है वो उस स्पेस को ना बहुत अच्छे से फिल करता है। जब एक टीम विनिंग कम्बिनेशन बन जाता है, उसको कैरी कर रहे हैं, उसको कैरी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो ये लड़का भी, बासित ने बॉलिंग भी अच्छी की है कि ये हार्ड लेंथ पे उसने बॉल की और अच्छा जानदार बॉलर लगा है मुझे। एक तो कैच भी उसने खुद ड्रॉप किया है, तो ये है अपना कैच ड्रॉप किया, इसके अलावा भी 3 विकेट लिए। तो इट मीन्स के इन्होंने जो इनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो अपना जो रोल अच्छा उन्होंने अदा किया। फिर सुफियान मुकीम जो है उनको बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की जो कमान है सुफियान मुकीम ने संभाली है, 3 आउट भी किए, साथ में रन्स भी बहुत कम दिए। तो ओवरऑल जो है अभी 13 पॉइंट्स हो गए ज़ल्मी के, और मेरे ख्याल से अब तो खैर ये ऑटोमेटिक टॉपर हो जाएंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे। बट ये है कि हारिस की मैं बैटिंग देखी है दोबारा, बहुत अच्छा लगा, वो भी थोड़ा फील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बाबर की और इसकी जो आपस एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। बाबर की भी फॉर्म अच्छी है, वो भी ज़्यादा एफर्टलेस शॉट्स खेल रहे हैं, ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, तो
तो He वो is in his comfort zone, right? बिल्कुल वो अपने उसमें खेल रहे हैं, अपनी जो है ना लिमिट्स में रह के खेल रहे हैं। तो उनके पास इतना टाइम है, उनके पास इतनी शॉट्स हैं कि मेरे ख्याल से वो गलती की है जो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी। बट क्रिकेट में होता है, आपको करना पड़ता है, गियर्स चेंज करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा यही शॉट्स हाथ में जब जाती हैं तो वो चौका नहीं होता, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो यही शॉट्स गैप में जाती हैं। तो अभी बाबर का भी वो अच्छा टाइम चल रहा है, अभी गैप में जा रही है शॉट्स, तो हमें लग रहा है कि यार यही शॉट जब हाथ में जाएंगी तो वही 32 बॉल और 35 रन। लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि अच्छा टाइम उनका चल रहा है, लेकिन जब अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता हुआ सपोर्ट की, तो उस वक्त प्लेयर को ज़रूरत होती है। आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं बाबर आजम, यासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि वो इस वक्त फॉर्म में भी हैं और सही है, सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी फॉर्म नहीं थी और उनको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया या तनकीद का निशाना बनाया गया, ऐसे टाइम में जब उनको बैक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, एक मसला हमारे पाकिस्तान में हमेशा इस चीज़ का, पाकिस्तानी ख़ास करके साउथ एशिया की बात करें, कि इशू होता है कि हम जिस एक प्लेयर को स्टार बनाते हैं ना, स्टारडम देते हैं, चाहे वो ऐसा फ़ैन हो, चाहे ऐसा मीडिया हो, जो भी अपना एक स्टारडम देते हैं उस प्लेयर को, हम कहीं ना कहीं शायद एक चीज़ भूल जाते हैं कि यार उसके इमोशंस भी हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन भी होगा उसको, क्योंकि ये चीज़ तो हमने सिखाई नहीं होती। अंडर 19 में हमारे यहाँ पर ऐसा इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं होती कि आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो कि अगर आपका कम बैक नहीं होता, अगर आपका ब्रेक थ्रू होता है तो आपने उससे वापस कैसे आना, साइकोलॉजिकली आपने लड़ना कैसे है। बाबर आजम की बात करें, मैंने पहले भी बात ये बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि मसला क्या था, मसला स्ट्राइक रेट का था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले सब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, उन्होंने कहा जी अपना स्ट्राइक रेट वाला मामला है, टॉप टियर क्रिकेट की बात करें तो 160, 170, 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे जा रही है, हम कहाँ पर खड़े हैं। ये बात होनी थी। सोशल मीडिया, फैन प्रेशर हर जगह से आ गया, जी भाईजान क्रिकेट ही उठा के चेंज कर दो। बाबर रिजवान जब तक बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये मामला हुआ था कि इन दोनों को बेसिकली सेपरेट इसलिए किया जाए क्योंकि ये एक तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। इनके नीचे जो लड़के आ रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, वो कर रहे होंगे, लेकिन जो डिमांड है क्रिकेट की अभी भी उसको मैच नहीं करे, इनको अलग कर दें। अभी भी अगर आप बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखें तो 132, 135, 136 के करीब है। साहिबजादा फरहान का ब्रेकडाउन स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी 136, 137 है, कभी हद मारो तो 141 तक या 160 तक लेके जाते हैं, कभी की बात कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ क्या है कि बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी में इससे पहले भी खेल रहे थे, उनके इर्द गिर्द 4 से 5 प्लेयर्स थे जो कि अपनी क्रिकेट खेलते थे हाई स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम को एक पोजीशन रिलैक्स मिली कि यार अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलो, जो कि उनके हेड कोच ने भी कहा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, मुझे वो बाबर आजम चाहिए जो कि विकेट पे स्टे करे, अपनी नेचुरल गेम खेले। दूसरे प्लेयर्स को रियलाइज करवाया कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। पाकिस्तान टीम में मसला क्या कि हम कहते हैं नहीं जी बाबर ही सारा कुछ करेगा, हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। बाबर आउट हुआ, आपके सामने पीछे प्रेशर। अब आए बिग बैश के ऊपर, इसने 250 की उस विकेट के ऊपर, हैट्स ऑफ है, पहले एशियन जाके वहां करे, इतना आसान नहीं है खेलना उन विकेट्स के ऊपर। उसमें भी क्या तरीका था कि उनके पास सिडनी सिक्सर्स के पास 5वें 6ठे नंबर तक प्लेयर्स थे जो कि हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते थे। इस चीज को बाबर को अगर आप उसे डिस्कार्ड भी करते हो तो उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि उस हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकते थे। अब मसला मेरे लिए क्या है, बाबर इज परफॉर्मिंग वेल, उनका आई कोऑर्डिनेशन अल्लाह वो जान उनका अच्छा करे। कर्नल नौशाद साहब की बात कर रहा हूँ, उनके अंडर ही इन्होंने अपना, वो मैनेजर थे टीम के जब अंडर 19 में बाबर आया। कर्नल साहब हमेशा मुझे एक बात करते थे कि यार इस प्लेयर्स को, ही वाज अ वेरी नॉलेजेबल गाय, यासिर भाई जानते होंगे कर्नल नौशाद साहब को, वो कहते हैं कि यार मैंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं वैसे में, क्योंकि रिपोर्ट लिखते थे प्लेयर्स की, ये एक वाहिद प्लेयर है जिसको मैंने रीड किया कि ये 1 इंच पहले जज कर लेता है बॉल की मूवमेंट क्या होगी इन द एयर, आउट स्विंग है, इन स्विंग है, या बॉल किधर अंदर आ रहा है। ये बहुत कम प्लेयर्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है। बिल्कुल। आपके पास एक टैलेंट का लड़का आया, मसला कहां पर जो मुझे भी लगता है वो ये है कि ये परफॉर्म कर रहे हैं अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में जो इनका कुशन जोन है, क्योंकि इनके पास हारिस बहुत अच्छे टाइम पे उसने पीक पकड़ी, कोसाल मेंडस नीचे जाके परफॉर्म करें, ये 2 बैट्समैन के साथ हो गए जिसके इर्द गिर्द बाबर आजम घूम रहे हैं। बिग बैश के अंदर भी ओपन कर रहे थे। व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द लीग टीम? क्यों वहां पर आपने इनको जो स्ट्रक्चर देना है वो है मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके खेलने का। बाबर आजम ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में नजर आते हैं आपको ओपन में। इस सुपर लीग के अंदर आप एक चीज देखें, बाबर आजम की पहले पावर प्लेस के अंदर बाबर आजम से छक्का नहीं लगता था। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे एनालिसिस करके इस लीग को निकाले ना, इस पाकिस्तान सुपर लीग को, तो अब आपको लगता है कि यार वो छक्का भी मारते हैं, बाउंड्री क्लियर कर रहे हैं विद इन द पावर। लेकिन देखें जब आप फोकस करते हो ना, छक्का मारने पे जाते हैं तो प्रेशर आप अपने ऊपर लोगे। अब बाबर जितना बेसिक पे आएगा उतना वो अच्छा खेलेगा,
क्योंकि वो टेक्निकली ही इज़ राइट, ही इज़ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, जल्दी बॉल की लाइन को जज करता है और लेंथ को जज करता है। तो ये वाकई जितने अच्छे प्लेयर देखे वो यही करते हैं। ठीक है, ये पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम की हम बात करें, लेकिन देन क्वेटा ग्लेडिएटर्स से क्या गलती हुई, कहाँ पर चूक हो गई, क्यों वो इतना नीचे रह गई उनकी टीम, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड देन जो अभी टॉस हुआ है उस मैच पर भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कराची वर्सेस इस्लामाबाद, टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी, दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 थोड़ी सी वो बता दें, क्या तब्दीलियां हैं दोनों में? देखें, अभी जो हमें लाइनअप मिली है उसके अंदर एक तो कराची किंग्स के जो कप्तान हैं डेविड वार्नर, वो अभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह पे जेसन रॉय को शामिल किया गया है कराची किंग्स की जानिब से, और मोइन अली इस वक्त क़यादत कर रहे हैं कराची किंग्स की। और इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उसमें शादाब खान की वापसी हुई है, पिछले मैच में वो नहीं खेल सके थे। तो आप देखते हैं कि किस तरह का टारगेट सेट किया जाता है। और इसके अलावा भी आप बात कर रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो फैक्टर रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पीछे रहने का, उसमें उस्मान तारिक और इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हाथ है, क्योंकि दोनों जो पाकिस्तान टीम के प्राइम स्पिनर्स हैं और इस PSL के अंदर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। 6 विकेट सिर्फ उस्मान तारिक ने हासिल की हैं 6 मैचेस के अंदर, और इसी तरह इब्रार अहमद भी सिर्फ 7 आउट ही कर सके। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें, पेशावर के जो स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, वो 16 आउट कर चुके हैं। तो इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम ज़्यादा कामयाब आपको होती दिखाई दे रही है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अलावा जितने भी जो टेबल की जो बॉटम की टीम्स हैं, उनके जो बॉलिंग लाइनअप है वो खासी कमज़ोर दिखाई दे रही है और उस तरह से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे, जिसकी वजह से टॉप 4 के अंदर जगह उनकी नहीं बन रही। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एंड देन जो सारे मेनली जो हमें बैटर्स नज़र आते हैं यासिर भाई, वो ओपनर्स ही हैं, तो उनकी जगह अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उनको नीचे खिला रहे हैं तो फिर शायद ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है क्वेटा की। जी बिल्कुल, बैटिंग भी उनकी फॉर्म में नज़र नहीं आई। पहले 2 मैचेस में शामिल ने 50 के थे, फिर एक मैच में वो मेरे ख्याल से अनफिट हो गए थे। अनफिट हुए थे या ड्रॉप हुए थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अनफिट हुए थे। फिर उसके बाद दोबारा जब वो आए तो वो 5 नंबर पे खेले। समझ नहीं आई इस चीज़ की कि वहाँ पे उन्होंने क्या सोचा। दूसरा, जो फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स वो प्रेशर क्रिएट करने वाली बॉलिंग ही नहीं की उन्होंने। बड़ी मतलब जिस तरह जानदाद इज़ वेरी स्मार्ट बॉलर, लेकिन पेस नहीं है उनके पास, वो पेस नहीं है जिसकी वजह से वो बॉलर बैट्समैनों को परेशान कर सकते। अलजारी जोसेफ से इनको अटैक करवाना चाहिए था, प्रेशर थोड़े डालते। अगर प्रेशर होता तो उस्मान तारिक और इब्रार जो हैं वो इफ़ेक्टिव थे। अगर प्रेशर ही नहीं है, 7-8 चाहिए, तो फिर तो कोई भी पिच हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कहीं पे भी ये दोनों आपको परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते, वापस नहीं ला सकते मैच में। तो पहले इन्होंने, इनसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, इनका जो कम्बिनेशन है नहीं बना, जो प्लेयर्स थे जिनसे रन करने चाहिए थे उन्होंने रन नहीं किए, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पिंडीज़ की तरह, इसी वजह से। की तरह बिल्कुल। चलें ठीक है। अच्छा, अभी कराची एंड इस्लामाबाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड देन दोनों की जो परफॉर्मेंस है कैसे देख रहे हैं अभी तक जो मैचेस हुए हैं? कराची जो है ना, इसको आज बहुत जोर लगाना पड़ेगा। वसीम नहीं है उनकी जगह भी, पता नहीं। अच्छा, मेरे पास मुझे कहा जा रहा है कि वक्त की कमी है, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग भी है, आप जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें फिर हम इसको क्लोज करते हैं। मैं I'll go with कराची। यस, ओवैस। I'll go with Karachi Kings 60%. 60% विद कराची किंग्स। उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन? मुझे लगता है इस्लामाबाद आज 60-40। 60-40 विद इस्लामाबाद। ठीक है, मेरी तरफ से मैं तो इस्लामाबाद की तरफ ही हूँ। वैसे आप लोगों ने मेरे से आज नहीं पूछा, मैं इस्लामाबाद के साथ लॉयल हूँ, वैसे तो सबको पता ही होना चाहिए। मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।